हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज कल तक हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका कंप्लीट वेरिएशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो दो सब्सटेंस है, दो पार्टिकल है, उन दोनों को कारण एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो उन दोनों की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे होगी, वो किस टाइप से इसको हम डिफाइन करेंगे, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा और हम इसका फॉर्मूला या इसका एक्सप्रेशन भी हम डेराइव करेंगे। ओके, तो इसके लिए देखो ये कैसे होता है। सबसे पहले ये देखो, सपोज आपके पास कोई एक पार्टिकल है, एक मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका कैपिटल M। ओके, कैपिटल M मास ऑब्जेक्ट है ये और इसकी रेडियस होगी, रेडियस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसकी डिस्टेंस लेनी है। तो इस m मास के एक ऑब्जेक्ट पर जिसका सेंटर O है, इससे कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर हम यहां पर इससे या आपके पास जो m मास का ऑब्जेक्ट है इससे किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आए, ठीक है, देखो आपको ये मैं बता देता हूं कि ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम जिससे कि आगे समझने में आसानी रहेगी। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट O। इसका सेंटर क्या है, O पर है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है P। ओके, इस पॉइंट P पर हम अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेकर आए, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी यहां पे रखा है। अब अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, इसके कारण जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इस मास ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाला नेट फोर्स उसके ऊपर कितना होगा, जीरो होगा। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको पता है कि जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से नजदीक लेकर आएंगे, नजदीक लेकर आते जाएंगे, तो इस ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ वर्क। कुछ ना कुछ आपने क्या किया, उसके ऊपर वर्क हुआ है और वही वर्क उस सब्सटेंस की, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको ये देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो जो मास पार्टिकल है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक किसी r डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, तो उन दोनों के कारण एक दूसरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये डिफाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़ा ऑब्जेक्ट माना है, फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए इसके आसपास में कोई दूसरा पॉइंट है जो कि डिस्टेंस r पर पॉइंट है ये। तो इस r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, यहां पर आप इनफाइनाइट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हो, इस आप लाए गए ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई यहां पर आपके क्या दिया हुआ है, यहां पर कोई ना कोई आपको वर्क करना पड़ेगा और ये जो वर्क डन है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा और इसी को हमें डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आप इसको लेकर आ रहे हो कहां से, इनफाइनाइट से। ठीक है, इनफाइनाइट से कहां तक, इस डिस्टेंस r तक। तो हम आपको सबसे पहले तो वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, हम वर्क फाइंड आउट करेंगे इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए हम यहां पर नेट वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो वर्क डन टू मूव बाय dr।
dr तक के लिए मूव करना है इसको, तो इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इसके लिए देखो dw इज इक्वल्स टू f डॉट dr, ये आपका वर्क का फॉर्मूला है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू, और आप लिख सकते हो f dr cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखो किसी एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जो एग्जर्ट हो रहा है, इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है? यही है, सेम। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम और सिमिलर डायरेक्शन होने के कारण यहां पर एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी। cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी यहां पर आपके साथ, ठीक है। अब हम इसके अंदर आगे फाइंड आउट करेंगे, इसको वैल्यू याद रखिए। तो ये dw इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास f dr cos की जगह 1 आ गया, ठीक है। f कितना है? इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के कारण, इसकी वजह से यहां पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, की r डिस्टेंस पर रही है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r स्क्वायर, ये न्यूटन फोर्स है इसके ऊपर लगने वाला, ये फोर्स यहां पे रख दो आप इसके अंदर। dw इक्वल्स टू क्या जाएगा? देन कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर dr। ये आपके पास एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया वर्क डन, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब आपको कंप्लीट एक डिस्टेंस के लिए r तक, इनफाइनाइट से लेकर r तक लेकर आना आपको, ठीक है। कहां से? इस इनफाइनाइट से स्टार्ट करके r तक लेकर आने में क्या आपने वर्क किया वो देखो। नाउ वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू p, इनफाइनाइट से लेकर p तक r डिस्टेंस तक लाने के लिए कितना वर्क है? r लिख लो इसको, r डिस्टेंस है इसलिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। देखो यहां पर जितने भी स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट होंगे, उन हर एक स्मॉल एलिमेंट के डिस्प्लेसमेंट में हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ रहा है, और उन सभी वर्क को हम क्या कर रहे हैं? यहां पर ऐड कर रहे हैं, इनका सम करना पड़ेगा, और इस टाइप के कंटीन्यूअस सम को क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंटीग्रेशन। तो सारे वर्कडन्स को ऐड करना है, तो dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, और लिमिट कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से स्टार्ट करके r तक आपको लेकर आना है इसे। अब इसके बाद आपको पता है क्या है? इसको सॉल्व करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इधर से w हो जाएगा, और ये कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ये तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों का मास चेंज नहीं होगा, और G ये भी कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचेगा? इंफिनिटी से अपॉन r तक के लिए, और ये r स्क्वायर और dr, इंफिनिटी से r तक के लिए 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब है हमारे पास यहां पर, अब ये इसकी जो वैल्यू है इसके आगे क्या आएगा? यहां पर ये आएगा w इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r, इसको आप लिख सकते हो r टू पावर -2 dr। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला है, सपोज इस r की जो पावर 2 है -2, इसको आप क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे n, इसको हम मान लेंगे n, ओके। और उसके बाद फिर आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m r टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट से r तक के लिए, इनफाइनाइट से r तक के लिए, और ये आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m r टू द पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट से लेकर r तक, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये आ जाएगा
1 अपॉन आर एंड इंफिनिटी। ये तो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर जो माइनस माइनस पावर माइनस में उसकी वजह से तो नीचे आ जाएगा और ये -1 पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये जो आपका लिमिट है ये इनफाइनाइट से लेकर आर तक की है। ठीक है, फिर W इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। एक बार तो r की वैल्यू r रख लेंगे क्योंकि अपर लिमिट है, और दूसरी बार r की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी। ये आ जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ये कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इनटू 1 अपॉन r माइनस। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। और यही वर्क डन, ये जो आपका वर्क डन की वैल्यू आई है, यही वर्क डन इस सिस्टम के लिए इस आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यही W इसकी पोटेंशियल U की फॉर्म में स्टोर होगा, दैट G m स्मॉल m अपॉन r। तो दिस इज आवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पर क्या होगी, r होगी। ठीक है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है। तो यहां पर आपको एक चीज ये भी देखनी है कि u इज इक्वल्स टू नेगेटिव कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन यहां पर ये इंडिकेट करेगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का अट्रैक्टिव नेचर का है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता तो ये फोर्स कौन सा होता, रिपल्सिव फोर्स होता। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। कोई भी अगर फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव नेचर है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स को भी अगर जरूरत पड़े तो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और रिक्वायरमेंट होने पर रिपल्सिव फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और अगर एक तरीके से देखा जाए फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वहां पर फोर्स को हमेशा उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंसीडर करना पड़ता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। इसका ये जो डेरिवेशन कराया हमने, इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से देखेंगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल ये डेरिवेशन है नहीं। अब इसके बाद है हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है जो हम इसी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं इसको, वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है वर्क डन टू ब्रिंग ए मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू नियर अनदर मास। फ्रॉम इनफाइनाइट से किसी अनदर मास, दूसरे मास के नजदीक लेकर आते हो, तो उस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए जो आपको नेट वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो देखो मैं यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने ये किया कि ये आपके पास एक बड़ा मास था कैपिटल है, इसके नजदीक r डिस्टेंस पर हम स्मॉल m लेकर आए थे, तो इसको नेट वर्क डन इसको यहाँ तक लाने में किया गया नेट वर्क डन कितना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था, u इक्वल्स टू माइनस g m अपॉन r। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लेकर आ रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट जो हम लेकर आ रहे हैं नजदीक, इसको मैं 1 kg कंसीडर कर दूं, 1 kg कंसीडर कर लूं, यूनिट मास को लेकर आने में किया गया वर्क डन, वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको हम v से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन मास, जितने मास को लेकर आ रहे हो वो वर्क डन अपॉन मास, W अपॉन m जिसको लेकर आ रहा है। ठीक है, ये भी
m is equals to 1 kg, then v is equals to w. तो ये हुआ कि नहीं हुआ? Work done to bring 1 kg mass from infinite to a point is known as a ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता कितना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास का जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या होगा, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन m। अभी आप जो वर्क डन कैलकुलेट किया था वो कितना था, वो w था, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r था। एक मास को यहां तक लाने के लिए किया गया वर्क डन, तो यहां पर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन v इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इनटू 1 अपॉन m। ये 1 अपॉन m कौन सा है, ये फॉर्मूले वाला है, ठीक है। तो m से m कैंसिल, माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसके ऊपर ये भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो नाउ we have completed our topic gravitational potential energy, gravitational potential and gravitational potential due to point mass। जितने ज्यादा अच्छे से इसको आप कंप्लीट करोगे उतना ही ज्यादा आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मींस अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को इतनी तेजी से फेंका जाए कि वो वापस अर्थ पे लौट के ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।